हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी स्टूडेंट्स, एक वीक से मैंने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की लेक्चर्स के। आप लोग काफ़ी वेट कर रहे थे। तो मेरे यूनिवर्सिटी के मिड के एग्ज़ाम चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था। तो फाइनली वो एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए। कल लास्ट पेपर था मेरा। तो आज से मैंने दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है। तो केमिस्ट्री हमने फर्स्ट ईयर की स्टार्ट की थी, कि जो हमारे पास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चल रही थी, एक चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया था, जिसका नाम क्या था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर आपने वो लेक्चर मेरा नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देख लें, उसके बाद इस चैप्टर नंबर 3 के ऊपर आ जाएं। तो बच्चा मेरे, जो चैप्टर नंबर 3 है, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो एमडीकेट के हिसाब से इस चैप्टर को मैंने एनालाइज किया, इसके सब टॉपिक्स मैंने निकाले हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपने इसमें समझनी है। कुछ टर्म्स दी गई हैं, उसको आपने ज़हन में रखना है। काफ़ी बार एमडीकेट में ये क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 चीज़ें दी हुई हैं। एक दिया हुआ है आयोनाइज़ेशन एनर्जी, दूसरा दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीसरा दिया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है? इसकी मैं सिंपली मिसाल ले लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, ये मेरे पास ए है और सेम इसी तरह से ये मेरे पास क्या है, बी है। अब ये मेरे पास ए के पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया। ए के पास क्या पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, लेकिन बी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या हुआ कि ए ने इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया। क्या किया? ए ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब लूज करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है, कोई चीज इसको निकालनी है, उसके लिए इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर एंडोथर्मिक का प्रोसेस जरूर होगा, ठीक है। तो एंडोथर्मिक का प्रोसेस हुआ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन निकालने में इसको जितनी एनर्जी निकली, इसको जितनी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमारे पास क्या कहलाएगी, वो एनर्जी हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। इसी आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन निकला और ये इलेक्ट्रॉन बी ने पकड़ लिया अपने पास। अब ये इलेक्ट्रॉन बी ने क्या किया, पकड़ लिया अपने पास। अब इस बी को इलेक्ट्रॉन पकड़ने के लिए अब यहाँ पर इसको एनर्जी की नीड है, ठीक है। उसने अपनी क्या की थी, इसको एनर्जी की नीड थी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब यहाँ पर क्या करेगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो यहाँ पर क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। दोनों को सिंप्लीफाई करके मैं इस तरह से अगर समझाऊं कि ए और बी था, ए के पास इलेक्ट्रॉन था, ए ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसके पास जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। और बी ने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को गेट अप किया, उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, ठीक है। अब बी ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा तो इसने एनर्जी को क्या किया, रिलीज किया, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। स्टूडेंट बिल्कुल सिंप्लीफाई था, आपको समझ आ गया होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को सिंपली अगर मैं डिफाइन करूं, जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी थी, आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास सिंपली क्या होती है, कि हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गैसियस स्टेट ऑफ एटम, यानी कि एक एटम है, उसकी गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को निकाला। उस वक्त जो उसकी उसको एनर्जी की नीड हुई, वो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है। इसी का अपोजिट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, के जब जब हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, ऐड करने के बाद जब एनर्जी रिलीज हुई, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, वो हमारे पास इंडेक्स ऑफ मेटेलिक करेक्टर होती है। इंडेक्स ऑफ मेटेलिक करेक्टर का मतलब क्या होता है, जितनी हमारे पास लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, वो उतना मेटेलिक करेक्टर रखेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मेटल्स हैं, मेटल्स की हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल लो होती है, उसको उसमें से इजीली हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास सेकंड है, जिसके पास इंटरमीडिएट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, वो हमारे पास तमाम मेटालॉइड्स कहलाते हैं। मेटालॉइड्स का मतलब होता है उसके पास मेटालिक करेक्टर भी है, नॉन मेटालिक करेक्टर भी है। और अगर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हुई, हाई हुई, तो वो हमारे पास सिंपली नॉन मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीसरी टर्म हमें क्या दी हुई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ए है और ये मेरे पास क्या है, बी है, और दरमियान में क्या पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का पेयर पड़ा हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ कि बी जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है ए के मुकाबले में। तो बी की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ए के मुकाबले में, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को जो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बना दिया कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 4 एलिमेंट्स हैं, मुख्तलिफ आयोनाइजेशन वैल्यूज दी हुई हैं उसके अंदर, और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि इनमें सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर किसका है। ये हमारे पास एक एलिमेंट है W899 किलो जूल पर मोल आयोनाइजेशन एनर्जी है, X है 738 किलो जूल पर मोल इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है,
वाई है 590 किलो जूल पर मोल इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, जेड है 549 किलो जूल पर मोल इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। और सवाल क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर मेटालिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी सबसे, उसका मेटालिक करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमारे पास जो जेड है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, तो इसका मेटालिक करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक टर्म थी वो मैंने आपको बता दी। अब जो चैप्टर का नाम है उससे कनेक्टेड हमारे पास एक टॉपिक है, एक टर्म दे दी केमिकल बॉन्ड। असल में होता क्या है, केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है जो क्या क्या रखती है, दो एटम्स को या दो आइंस को आपस में जोड़कर रखती है। ठीक है, दो एटम्स या दो आइंस को आपस में जोड़कर रखने वाली जो फोर्स होती है वो हमारे पास फोर्स बनने के बाद जो एक बॉन्डिंग बनती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, केमिकल बॉन्ड कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो एटम है, एक ये एटम है, एक ये एटम है। अब इन दोनों के दरमियान एक फोर्स बनी, फोर्स आई, उस फोर्स ने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। अब जोड़ने के दरमियान जो यहाँ पर बॉन्डिंग बनी है वो हमारे पास क्या बनी है, केमिकल बॉन्ड बना है। अब ये केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं, बनते क्यों हैं? केमिकल बॉन्ड याद रखिएगा इसलिए बनते हैं ताकि उस वो एटम जो है वो स्टेबल हो जाए, अपना ऑक्टेट पूरा कर लें, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं, इसलिए वो बॉन्ड बनाकर अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। यानी कि सिंपली हम उसको बोलें टू गेट स्टेबिलिटी, टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वही बात होगी कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं और अपनी एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। तो उसमें जितनी ज़्यादा हमारे पास एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, जितनी एनर्जी कम होती जाएगी, उतना एटम क्या होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। तो एनर्जी और स्टेबिलिटी के दरमियान जो रिलेशन बन रहा है वो हमारे पास इनवर्स रिलेशन बन रहा है कि जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ही एटम की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब अगर हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें तो हमारे पास तीन तरह के बॉन्ड्स होते हैं। प्राइमरी बॉन्ड इसको कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं। सेकेंडरी बॉन्ड भी होते हैं जिनको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। तो सिंपली आपको तीन टाइप्स ऑफ बॉन्ड याद रखना है। एक हमारे पास होता है आयोनिक बॉन्ड जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा हमारे पास होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट या इसको हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड भी हम इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बना हुआ है, सबसे पहले हमारे पास बना हुआ है आयोनिक बॉन्ड या इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब ये बनता किस तरह से, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कि हमारे पास एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, दो एटम है, एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जो लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि कैटआयन पॉजिटिव से एनआयन नेगेटिव की तरफ क्या हुआ है, ये ट्रांसफर हुआ है। इसी के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड हमारे पास क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। और ये नॉन डायरेक्शनल होता है, यानी कि कहीं से इलेक्ट्रॉन आया कहीं भी चला गया, वो हमारे पास नॉन डायरेक्शनल है आयोनिक बॉन्ड। और इनके दरमियान जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर आयोनिक करेक्टर होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप है, सेकंड ए ग्रुप है, ये हमारे पास मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप होते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और दूसरा है हमारे पास 6A और 7A ग्रुप, ये हमारे पास क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और वो यूजुअली नॉन मेटल्स होते हैं, यानी मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसने क्या किया, लूज किया, और नॉन मेटल्स इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने क्या किया, गेन किया। तो याद रखिएगा कोई भी 100% क्या होता है, कोवेलेंट नहीं होता, यानी कि आयोनिक नहीं होता। कोई भी एटम एलिमेंट 100% आयोनिक नहीं होता। उस सबसे ज्यादा जो आयोनिक है जिसके ऊपर 92% करेक्टर ऑफ आयोनिक है, सीजियम फ्लोराइड है, CSF। सीजियम क्या है, हाईली पॉजिटिव है, और फ्लोरीन क्या है हमारे पास, हाईली नेगेटिव है। और दूसरा हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी कि मैंने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और मेरे पड़ोसी ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों खुशी खुशी रहने लगे, दोनों की आपस में शेयरिंग हो गई। अब वो दो इलेक्ट्रॉन मेरे भी हैं और वो दो इलेक्ट्रॉन मेरे पड़ोसी के हैं, तो हम इसके दरमियान जो बॉन्डिंग बन रही है वो क्या बन रही है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये देखा होगा जो दो घर बनते हैं दरमियान में एक यूनिक सी दीवार आती है जो कि एक ही बनती है। दोनों घर अलग अलग नहीं बनवाते, वो दीवार एक बनती है, तो वो दीवार सामने वाले घर की भी होती है और वो दीवार हमारी भी होती है। तो इस दरमियान जो ये बॉन्डिंग बन रही है ना दीवार वाली, ये कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, जो कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो ये डायरेक्शनल होता है, यानी कि यहाँ से बॉन्ड ने शेयरिंग आई इलेक्ट्रॉन,
तो इसे डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन पेयर के फॉर्म में भी और बेस्ड ऑन पोलैरिटी के फॉर्म में भी। बेस्ड ऑन पेयर के फॉर्म में बात करें, अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा जैसे हाइड्रोजन पेयर में आया, हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पहले हाइड्रोजन दे दिया, तीसरे हाइड्रोजन दे दिया, दो पेयर आगे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है या ऑक्सीजन के दरमियान बनता है। ऑक्सीजन दे दिया, अपने पेयर शेयर किया, इन्होंने भी एक पेयर शेयर किया, चार इलेक्ट्रॉन दरमियान में आ गए। चार इलेक्ट्रॉन एक तो ऑक्सीजन दे दिए पहले वाले के दिए और चार इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे दिए दूसरे वाले के दिए। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 1 2 3 4 और 4 दरमियान, इसी तरह 1 2 3 4 और 4 दरमियान, यानी कि ऑक्टेट पूरा होता है। इस टेबल हो गई, मैंने कहा कि बॉन्डिंग भी बनाता है, स्टेबिलिटी के लिए बनाता है। फिर तीन हमारे पास पेयर आगे, दो हमारे पास ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन है 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 6। 6 इलेक्ट्रॉन पहले नाइट्रोजन के दिए, 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के दिए, दोनों के दरमियान जैसे वो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। अब ओवरऑल दोनों के पास 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके भी है, सेम तरह 8 हमारे पास है। पोलैरिटी के लिहाज पर हमारे पास पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड पार्शियली आयनिक होते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कम्प्लीटली कोवैलेंट होते हैं। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.4 से 1.7 तक होता है और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इनके दरमियान जो पोलैरिटी होती है वो नेगेटिविटी होती है वो लेस देन 0.4 होती है। तीसरा हमारे पास बॉन्ड क्या दीजिए, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट नाउ दैट इज बॉन्ड इज यू कैन ऐड स्टेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहीं पे मैंने जो इलेक्ट्रॉन थे मेरे पड़ोस में इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और मेरे पड़ोस में देखे उसको पैक कर लिए और वो हमारे डोनर है। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो डोनर कहलाएगा और जो इलेक्ट्रॉन पैक करेगा वो हमारे पास कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक NH3 है, अब नाइट्रोजन के पास है एक इलेक्ट्रॉन का पूरा और हाइड्रोजन के पास है 3 है, तो अमोनिया ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और हाइड्रोजन ने क्या, हाइड्रोजन आयन ने क्या किया, डोनेट कर लिया। अब अमोनिया क्या किया, डोनर है और हाइड्रोजन हमारे पास एक प्रोटॉन की फॉर्म में लिखा है, डोनर है, दूसरा एक्सेप्टर है। दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग बन गई वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट जनरेटिव बॉन्ड हो गई और एक अमोनियम आयन बन गया। NH3 था, ठीक है, फिर इसे लूज किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन है गया, जो डोनेट करेगा उसकी तरफ टेबल आएगी और जो एक्सेप्ट करेगा उसकी तरफ हेड आएगा, तो दोनों में बॉन्डिंग बन गई वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। इसी तरह NH3 BF3 दोनों न्यूट्रल हैं, NH3 न्यूट्रल है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, फिर लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, BF3 को दे देगा और दरमियान में जो आयन बन जाएगा वो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है बनेगा और ये डायरेक्शनल होगा। जो हो गया कि हमारे दो न्यूट्रल हमारे पास मॉलिक्यूल थे और इन दोनों के दरमियान जब कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बना तो वो हमारे पास क्या बनते, वो हमारे पास आयन के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, अगर हमारे पास बोथ डोनर एक्सेप्टर न्यूट्रल है तो हमारे पास जो डोनर होता है उसके पॉजिटिव आ जाता है और एक्सेप्टर होता है उसके नेगेटिव आ जाता है। और अगर डोनर नेगेटिवली चार्ज हो और एक्सेप्टर पॉजिटिवली चार्ज हो तो ये न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लग जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पहले से ही है तो वो बॉन्ड बनाने के बाद न्यूट्रल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास थर्ड फिजिक्स और कोवैलेंट बॉन्ड का पहला लेक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर